हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो डेली शाम में 7 बजे ये आपकी क्लास चलती है, ये जो आपका आगामी दिसंबर में जो परीक्षा होना है यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम, उसके लिए ये क्लास चल रही है। ये क्रैश कोर्स की क्लास है। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे से ये मेरी क्लास समझ में आ रही होगी और अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे। शानदार तरीके से आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बार बार इसको रिवीजन कर रहे होंगे इस कंटेंट को। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अगर आप पीवाईक्यू देखें या कोई टेस्ट सीरीज भी अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था फ्रेंड्स कि जो आपके 10-12 किताबों के फैक्ट हैं प्लस कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को निचोड़ करके पिरो करके एक जिस तरीके से एक माली क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के फूलों को एक धागे में पिरो करके एक माला तैयार कर देता है, ठीक यही काम करने का प्रयास मैंने किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा और आप आरओ एआरओ के एग्जाम में इस बार सफल भी हो जाएंगे अगर आपने इस पे अच्छे से मेहनत कर दिया तो। ठीक ना? तो थोड़ा सा आप सभी लोगों को मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे रिवीजन पे मस्ट फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन याद रखिएगा जितना आप करेंगे उतना आपको चीजें जहन में बसती हुई चली जाएंगी और आप देखेंगे कि शानदार तरीके से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो बच्चे कहीं आसमां से गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। क्योंकि पहले लगता था कि वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो भी हमारे और आपके बीच से ही निकले हुए बच्चे होते हैं, बशर्ते आप उस पे क्या गलतियां कर रहे हैं वही वो अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी एग्जाम में अगर आपको सफल होना है तो आपको जो आप गलती कर रहे हैं उस गलती से बचना है। ऐसा किसी बहुत बड़े लोगों के द्वारा कहा गया है कि अगर आप अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप सफलता के एक रास्ते पे आ जाएंगे, आप एक दिन सफल हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक किनारे बैठिए। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं बस उसको थोड़ा थोड़ा सुधारना शुरू करिए, मतलब अभी से थोड़ा और बेहतर बनिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट सफल होते हैं वो बस अपनी गलतियों पे काम करते हैं, अपने क्या उन्होंने कमियां छोड़ दी थी उस पे काम करते हैं, और आप देखते हैं कि एक दिन वो सफल हो जाते हैं। और फिर हम लोग उनका इंटरव्यू भी देखते हैं कि भाई किस तरीके से गरीब परिवार का लड़का भी आईएएस बन जाता है। तो ये तो आरओ एआरओ का एग्जाम है। थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी के साथ क्या करना है, पेशेंस रख के, और आपको मेहनत यहाँ पे करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्लास। तो फ्रेंड्स, कल हमने क्लास में देखा था कि किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव जो होता है बंगाल का गवर्नर बनता है, और वहां से लेकर के लास्ट लॉर्ड डलहौजी तक आपने देखा था जो भारत का गवर्नर जनरल रहता है। अब वहां तक आपने सारे इंपॉर्टेंट पहलू देखे थे, जो भी उस बीच में विभिन्न गवर्नर आए भारत के कह सकते हैं या बंगाल के गवर्नर जनरल आए, उनके क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सारी चीजों को हमने देखा था एक ही जगह पे। बाकी आगे हम और डीप से पढ़ेंगे। आज हम उसी की श्रृंखला में जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो उसके ठीक अगले वर्ष ही जब 1858 में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा जाता है, जब क्राउन के अंतर्गत अब शासन कर दिया जाता है, तो उस समय से जो यही भारत का गवर्नर का पद हुआ करता था, जो कि 1833 में भारत का गवर्नर जनरल का पद आया था। और आपने देखा भी होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। इस नाम को समाप्त करके अब भारत का वायसराय कर दिया गया उसी गवर्नर जनरल के पद को। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब जो भी आएंगे वायसराय आएंगे, और इनकी एक क्रोनोलॉजिकल टर्म्स आप देख लीजिएगा, और इनमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीजों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से कुछ पैरेलल क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखते हैं जो भारत के वायसराय आए, इसमें सबसे पहले याद रखिएगा 1858 का जो अधिनियम आया 1857 की क्रांति के बाद से, ठीक इसी अधिनियम के अंतर्गत वायसराय का पद आएगा। मतलब क्या वायसराय का कोई नया पद बना क्या? नहीं, कुछ शक्तियां और वायसराय को बस दे दी गई और नाम बदल दिया गया। बस ये याद रखिएगा, कुछ और ज्यादा नहीं किया गया। ऐसा नहीं था कि वायसराय अलग था
भारत का गवर्नर जनरल अलग था, नहीं, कुछ शक्तियां बस दे दी गई। जैसे आपने देखा होगा, जब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर होता है, जब उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बनाया जाता है, तो आपने देखा होगा कि उस समय थोड़ी सी उसको कुछ अधिक शक्तियां दी गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों के जो गवर्नर होंगे अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। उसी तरीके से जब 1833 का चार्टर एक्ट आया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि कुछ थोड़ी बहुत शक्तियां और बढ़ा दी गई। मतलब कि पद वही है, नाम बदल करके कुछ शक्तियां बढ़ा दी गई। ठीक इसी तरीके से जब 1857 की क्रांति आई, उसके जस्ट अगले वर्ष जब महारानी क्राउन का शासन शुरू कर दिया गया, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा अब उसी पद को भारत का वायसराय कर दिया गया, कुछ अधिक शक्तियां देते हुए। तो ऐसा नहीं है कि यह नाम बदले गए तो यह अलग अलग है, नहीं, सेम वही काम उनका था, थोड़ी बहुत शक्तियां में हेर फेर कर दी गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका जो वायसराय होगा यह लॉर्ड कैनिंग बनेगा। अब देखना, इसका टाइम पीरियड 1856 से 1862 रहेगा। अब मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक मिनट आप लोग रुकिएगा, ये माइक बड़ा परेशान कर रहा है भाई, एक मिनट में देख लेता हूं। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि जो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड है वो 1856 से लेकर के 1862 के बीच में होगा। मतलब कि यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी 1857 की क्रांति के ठीक एक वर्ष पूर्व ही यह कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बन करके पद को सुशोभित कर रहा होता है। लेकिन इसी के टाइम पीरियड में क्या होगा कि 1857 का विद्रोह होगा, और यही महारानी का घोषणा पत्र भी 1858 में इलाहाबाद के पार्क में पढ़ करके सुनाएगा, और क्राउन के अंतर्गत अब सब शासन चला जाएगा। तो इसी को अब पहला वायसराय बना दिया जाएगा, कि ठीक है, याद रखिएगा। तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय बनता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। इसके टाइम पीरियड में मेरे प्यारे साथियों देखिए, सबसे बड़ा विद्रोह जिसको आप कहते हैं 1857 का विद्रोह। ठीक है, आगे हम लोग 1857 के विद्रोह को ही पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का मत है कि यह एक सैनिक विद्रोह था, बहुत सारे लोगों का मत है कि यह चर्बी वाले कारतूस को लेकर के हुआ। बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 1857 का विद्रोह हुआ या क्रांति हुआ, यह इसी कैनिंग के काल में होगा। दूसरी बात, कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, इसी कैनिंग के ही शासनकाल में कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ताकि हम क्या करेंगे, भारतीयों को जो पाश्चात्य शिक्षा है उससे अंग्रेजी में उनको शिक्षा दे करके हम इनको अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेंगे। तीसरी चीज क्या की गई, असम में चाय, नीलगिरी में कहवा की खेती को प्रोत्साहन दिया गया। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब 1813 का चार्टर अधिनियम आया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा गया कि जो आपका भारत का 15 वर्षों का एकाधिकार मिला था व्यापार करने का, यह अब खत्म होता है। अब आप सिर्फ चीन के साथ और चाय के साथ और अफीम के साथ आपके व्यापार पे एकाधिकार है। मतलब आप व्यापार करेंगे, लेकिन अब भारत में आपका एकाधिकार नहीं है, लेकिन चाय, चीन और अफीम के साथ आपका भी एकाधिकार है। ठीक वही है, जब 1833 का चार्टर अधिनियम आएगा, उसमें क्या कह दिया जाएगा कि अब आपके पास चाय और चीन और अफीम के साथ भी व्यापार का एकाधिकार नहीं है। मतलब अब आप पूर्णतः ब्रिटेन की संसद के अंतर्गत कार्य करेंगे, जैसा वहां से आपके लिए कानून निकाले जाएंगे उस आधार पे आप अपने कंपनी का संचालन करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरीके से क्यों ये ऐसा करते थे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, चाय और जो कहवा है इसमें बहुत पैसा होता है, ध्यान रखिएगा। और आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे
तो भारत की जो लगभग 5% जो उच्च कोटि की चाय होती है, वो फॉरेन में आप देखेंगे तो क्या कर दिया जाता है, उसका निर्यात कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत में उतना पैसा लेवल में लोग दे करके उस चाय को नहीं खरीद सकते, तो अच्छा पैसा मिलता है तो फॉरेन में उच्च कोटि का चाय निकल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत पैसा है। आगे की तरफ देखते हैं। इसी कैनिंग के ही काल में क्या होगा, विल्सन के सहयोग से 500 रुपए से अधिक आय वालों पर आयकर लागू किया गया। याद रखिएगा, इनकम टैक्स, अभी आज आपने देखा है ना, बजट आया है, और इस बजट में भी इस बार फिर प्रावधान किया गया है कि कितने से कितने लाख प्रति वर्ष कमाने वाले को कितने परसेंट इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, उसी तरीके से ठीक उस समय विल्सन नामक एक व्यक्ति था, इसी के सहयोग से जिस व्यक्ति के पास 500 रुपए से अधिक आय होगा, वह क्या करेगा, वह आयकर के अधीन आएगा और वह इनकम टैक्स देगा। तो याद रखिएगा, ये जो इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सोचो अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जिसके समय में आयकर लागू किया गया या 500 रुपए से अधिक आय वालों पे इनकम टैक्स लागू किया गया। तो आप कहिएगा, आपका पहला वायसराय जो कैनिंग बनता है भारत का, उसके टाइम पीरियड में किसके द्वारा लागू किया गया, किसके सहयोग से? तो आप कहिएगा विल्सन नामक एक व्यक्ति था, इसके सहयोग से लागू किया गया। देखो मैं किस किस तरीके से आपको किस किस डायमेंशन से सारी चीजों को ओपन करके ले जा रहा हूं, ये समझने का बस प्रयास करना तसल्ली से। उसके बाद से क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को फास्ट स्पीड 1.5 या 2x पे करके एक बार देख लेना है, आपको चीजें याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, आपको कभी भूलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज देखिएगा, इसी के काल में भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसको आप बोलते हो इंडियन पिनल कोड, की स्थापना हुई। ठीक ना, यहाँ पे स्थापना हुई, मतलब कि ध्यान रखना, जो आपने 1935 के शासन अधिनियम से जो आईपीसी आप हुबहू अपने संविधान में रखते हो, इस इंडियन पिनल कोड, या इसको हिंदी में देखोगे तो भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? तो जो हमारे भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग होता है, उसी के काल में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे एक जगह पे सारे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में पढ़ा दे रहा हूं, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, नील विद्रोह, सोचिए, नील विद्रोह एक बहुत बड़ा विद्रोह था जो नील की खेती को लेकर के था। यह जो नील विद्रोह था, यह भी इसी लॉर्ड कैनिंग वायसराय के काल के दौरान होती है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है कि नील विद्रोह के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो आप वहां पे कहेंगे कि कैनिंग थे। ठीक है, अब याद रखिएगा, एक नील विद्रोह आपका वो वाला था जो 1917 का चंपारण वाला, वो तिनकठिया पद्धति को लेके था। यहां भी नील विद्रोह नील से ही संबंधित था, लेकिन ये दो प्रकार के, याद रखिएगा, कि विद्रोह थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जामिनर बनना है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि एग्जामिनर बन करके किस किस डायमेंशन से, किस किस एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सारा एरिया डिस्कस करते चला जा रहा हूं। और आपको भी इसी तरीके से सोचना, अच्छा भाई ऐसे नहीं तो ऐसे। मान लो ये मोबाइल है, तो मोबाइल के स्क्रीन के बारे में ना पूछ करके तो बैक के बारे में पूछ सकता है, या उसके साइड एंगल के बारे में पूछ सकता है, या इसके इंटरनल फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो आपको हर एंगल को देखना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पीवाईक्यू को जरूर आपको पकड़ बनानी है, क्योंकि पीवाईक्यू के आधार पे ही आप एग्जामिनर के मस्तिष्क को समझ पाते हैं कि वो किस तरीके से आपका पेपर सेट करता है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे भी आरओ का एग्जाम होने वाला है, फिर से ये री एग्जाम हो रहा है, तो यह पेपर अपने आप में थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि अब तक ऐसा माना गया है कि जितने भी एग्जाम के पेपर आउट होते हैं, जब उसका री एग्जाम होता है तो वो पेपर थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी गुस्सा लगा रहता है, अरे भाई इतना मेहनत से पेपर सेट किए, पेपर आउट हो गया, चलो इस बार थोड़ा सा टफ करूंगा पेपर, ठीक ना। तो वो भी थोड़ा सा, भाई वो भी तो मानव है। ठीक है, इसी कैनिंग के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1856 इसी के समय में लागू हुआ। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ध्यान रखिएगा, इस पे आपको 5 स्टार लगा लेना है, 5 स्टार। आपसे पूछता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम,
किसके समय में पारित हुआ? तो 1856 में जैसे कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बन के आता है, उसी समय क्या होता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हो जाता है, और जो विधवाएं थी उनको फिर से शादी करने और उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको एक वैध मानने के लिए इस पुनर्विवाह अधिनियम में बात की गई थी कि उन बच्चों को उन्हीं का बच्चा माना जाएगा, वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा। बट याद रखिएगा, यहाँ पे आपसे एक ट्विस्ट किया जा सकता है कि इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की ड्राफ्टिंग किस वायसराय सॉरी किस गवर्नर जनरल ने कर दी थी? तो डलहौजी ने। मतलब कि आप नहीं देखते हैं, जैसे मान लो कल को आप बाय द वे कहीं एक जगह अधिकारी बनो, सपोज दैट आप किसी फाइल को ओपन किए हो, कहीं किसी किसानों की कुछ बात है, और अभी आप ओपन किए हो, 2-3 दिन उस पर काम किए, चौथे दिन आपका ट्रांसफर हो गया। अब जो अगला व्यक्ति आया तो उसने भी कि आपने उस फाइल को खोल रखा है, वह एक संवेदनशील मुद्दा है, तो उसने कहा नहीं भाई, इस मुद्दे को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, सॉल्व होगा तो नाम उसका जाएगा कि भाई इसने सॉल्व किया। लेकिन इस फाइल को ओपन करने का काम किसने किया? जिसका ट्रांसफर हो गया था। तो ठीक इसी तरीके से याद रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में तो पास हुआ ही हुआ, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग, इसकी पांडुलिपि अगर आप कह सकते हैं, तो पहले से ही डलहौजी ने तैयार करके रख दिया था, बस इसको एक कैनिंग ने इसको पास करवा दिया। ये ध्यान रखिएगा। अगला बात, भारत परिषद अधिनियम 1861 इसी के काल में पारित होता है, कैनिंग के काल में। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत हुई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है वह इसी कैनिंग के काल में आता है, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे कैनिंग का टाइम पीरियड देखा कि 56 से 62 है, ठीक है। और भारत परिषद अधिनियम 1861 में पारित हुआ। अब यह भारत परिषद अधिनियम था क्या? तो इसमें जो अब आपका वायसराय था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। जैसे आज आप अपने राष्ट्रपति को, आज आप अपने राज्यों में राज्यपाल को देखते हो कि अगर मंत्रिमंडल सुचारू रूप से चल नहीं रही है, अगर सदन के दोनों सत्र सुचारू रूप से चल नहीं रहे हैं, तो राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है, अपने मर्जी से एक कानून बना सकता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि बाद में उसको सदन के द्वारा जब कार्य में सदन आती है तो पास भी करवा लिया जाता है। अगर वो पास कर देती है ठीक है, नहीं तो वहीं पे वो अध्यादेश वाला जो कानून लागू किया गया था वो वहीं पे बंद हो जाता है। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अभी मैंने क्या कहा कि भाई थोड़ा थोड़ा शक्तियां बस देते देते गए लोग और नाम बदल दिए गए। तो अब जब भारत का गवर्नर जनरल यही कैनिंग था, तो उसको यह अध्यादेश की शक्ति नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे यह भारत का पहला वायसराय बना, इसको 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई, तथा इसी के तहत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई कि भाई कभी जरूरत पड़ने पे वायसराय क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो चीजों को देखो, हमारे कहानी के माध्यम से जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे समझने का प्रयास करोगे तो चीजें आपके जहन में बस जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, इसी के समय में बंगाल किराया अधिनियम 1859 में आया। इसमें क्या था भाई? पारित इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत न्यायपालिका का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। इसी कैनिंग के ही काल में याद रखिएगा, पुलिस विभाग का फिर से पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का शब्द का मतलब कि गठन तो हो चुका था लेकिन फिर से उसमें कुछ सुधार किए गए। तो अगला बात, प्रत्येक सरकार में पुलिस विभाग को शामिल किया गया। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की गई। कैनिंग के समय में ही राज्य हड़प नीति की समाप्ति हुई। याद रखिएगा, अरे भाई जो ये हड़प नीति जो डलहौजी लेकर के आया था, इसी हड़प नीति को कैनिंग के समय में समाप्त कर दिया गया। आपने देखा भी था कि जो अवध को हड़प नीति के तहत आपने देखा था कि जो अवध को डलहौजी कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को हड़प लेता है, उसको यही कैनिंग बाद में वापस भी कर देता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यह एक स्टार लगा लीजिएगा, ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इस कैनिंग के बाद आएगा लॉर्ड एल्गिन। अब लॉर्ड एल्गिन में क्या है, इसके टाइम पीरियड देखिएगा। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसको आप बोल सकते हैं 1862 से 63, मात्र 1 वर्ष के लिए आता है ये। बहाबी आंदोलन को इसने दबाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बहाबी आंदोलन किस वायसराय के काल के दौरान हुआ? तो आप कहिएगा लॉर्ड एल्गिन के।
प्रथम के दौरान हुआ था। ठीक है। दूसरी चीज, इसने सर्वोच्च व सदर न्यायालयों को उच्च न्यायालयों के साथ मिला दिया और धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। तो दो पॉइंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट हैं एल्गिन प्रथम के बारे में। पहला बहावी आंदोलन हुआ इसके काल में, और दूसरी चीज आपसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा वायसराय है जिसकी मृत्यु हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई। आप कहिएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। क्या आपसे पूछ सकता है कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो वायसराय था उसकी मृत्यु कहाँ हुई? जैसे आपसे कॉर्नवालिस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो उसकी मृत्यु गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी, तो बार बार पूछा जाता है। उसी तरीके से यहां से एग्जामिनर चाहे तो आपसे पूछ सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है, क्योंकि भाई ये फॉरेनर्स हैं और इनकी जो ये क्या बोलते हैं यहाँ पे मृत्यु हो रही है, वो कहाँ हो रही है? भारत में हो रही है। तो भारत में ही उनका दाह संस्कार हो जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जॉन लॉरेंस आता है अब इसके बाद से, एल्गिन प्रथम के बाद से 1864 से 69 तक रहता है। मतलब कि अगर आप देखें तो मोटा मोटा यह 5 वर्षों तक रहता है भारत का वायसराय। और याद रखिएगा इसके संबंध में पहली बात, रियासतों के संदर्भ में यह अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है। दूसरी बात ये करेगा, भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा इसी के टाइम पीरियड में शुरू होगी। तीसरी बात, कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन करेगा। यह अकाल, क्योंकि इस समय अकाल बहुत आ रहे थे, तो अकाल समिति का भी ये गठन करेगा। चौथी बात, भूटान को युद्ध में पराजित एवं उसके साथ यह संधि करेगा। और छठी बात, पांचवी बात देखेंगे 1868 में पंजाब टेनेंसी एक्ट किसानों को संतुष्टि का यह प्रतीक रहेगा। और अगला काम इसके काल में क्या हुआ, अवध टेनेंसी एक्ट, जो किसानों को जमीन पर साधारण कर के आधार पे जो अधिकार था। तो आपसे पूछेगा कि पंजाब टेनेंसी या अवध टेनेंसी एक्ट किसके समय में पारित हुआ? आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों कि सर जॉन लॉरेंस वायसराय के समय में पास हुआ। बस इतना ही आपके लिए इस तरह से इंपॉर्टेंट था, आपको वही देखना था। अब आइए मेरे प्यारे भाई लॉर्ड मेयो को देख लेते हैं। जॉन लॉरेंस के बाद से मेयो आता है, 69 से 72 तक रहता है। मतलब अगर आप देखेंगे तो करीबन करीबन अगर आप देखें तो 4 वर्षों तक यह भारत में रहेगा। 1 मिनट आप लोग समझ दीजिएगा। यह 4 वर्षों तक भारत में रहेगा वायसराय बन करके। इसका थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट पहलू याद रखना है। देखना, शिक्षा के लिए यह लॉर्ड मेयो अनेक कॉलेज खोला। काठियावाड़ में, राजकोट कॉलेज अजमेर में, और मेयो कॉलेज जो कि राजकुमारों के अध्ययन के लिए इसके द्वारा खोला गया था। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक बार आप लोग इसको लाइन को पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा कि भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुई? तो 1872 में आपके लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहली जनगणना कराई गई थी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कई बार पूछता है कि भारत में नियमित जनगणना कब से कराई गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। मतलब कि ये लॉर्ड मेयो ने पहली बार तो 1872 में जनगणना करा दी, लेकिन ऐसा कहा गया था कि प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होगा। लेकिन एक बार करा के शांत हो गया। लेकिन जो नियमित रूप से जनगणना होना शुरू हुई वो रिपन के काल 1881 से होगी। तो ये दो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तैयार रखिएगा। पहली बार जनगणना कौन कराया? तो लॉर्ड मेयो वायसराय के काल में 1872 में। नियमित रूप से जनगणना कब हुई? अभी आगे रिपन आएगा, उसके काल में 1881 से प्रति 10 वर्ष पे नियमित जनगणना कराई जाने लगी। जो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं जनगणना, यह उसी की देन है। और अभी आप 2011 की जनगणना को देख रहे हैं। अब कुछ समय में लेटेस्ट जनगणना आ जाएगी, तो फिर हम लोग अपने लेटेस्ट जनगणना को पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जनता के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विषय में पता लगाना, इसी के समय में हुआ। कृषि 1872 और व्यापारिक विभाग की स्थापना की गई। अब यहाँ पे एक स्टार लगा दो कि जो 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह हुआ, यह विद्रोह किसके समय में हुआ? इसी लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि जनगणना और 1872 में पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ वो किस वायसराय के काल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ। ये आपको याद रखनी है। दूसरी चीज याद रखनी है कि जो अभी आपने देखा था कि कैनिंग के समय में जो 500 रुपए से अधिक प्रति वर्ष कमा रहे थे उनके ऊपर आयकर लग रहा था, तो इसी मेयो के काल में अब यह आयकर की दर को 1% से बढ़ा करके 2.5% कर दिया गया। मतलब कि टैक्स को और बढ़ा दिया गया। यह काम बस किया गया इस
किसके काल में? मेयो के काल में। अब याद रखिएगा, यह एकमात्र ऐसा वायसराय था जिसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी। मतलब कि यह अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर द्वीप पे घूम रहा था, तो वहीं पे इसको शेर अली नामक एक अफगानिस्तान कैदी रहता है, जिसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और ऐसा आपसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि भाई किस वायसराय का मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुआ, तो आप कहिएगा लॉर्ड मेयो का। किसने उसकी हत्या की थी? एक अफगानिस्तान कैदी शेर अली नामक व्यक्ति था, जो अफगानिस्तान कैदी था, वह इसको घूमते हुए पा गया और वहीं पे इसकी हत्या कर दिया था। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको निकालने थे। ध्यान रखना है, एक एक लाइन में आपको एक एक अंक में अपने हिसाब से कितना शॉर्ट अप कर सकते हो, उस हिसाब से आपको शॉर्ट करके और बार बार बस रिवीजन करना है। ठीक है, आपको कहीं भी भटकाव पे भटकना नहीं है। अभी समय हमारे पास है, हम आपसे बोले हैं कि 1.5-2 महीने में खत्म करेंगे, तो सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे, हमारा वादा है आपसे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कछुए की चाल हम चल रहे हैं, लेकिन जब हम खत्म करेंगे उस दिन आप खुद कहोगे सर बहुत मजा आ गया। ठीक है, चलो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक अब आता है 1872 से 76, इसका टाइम पीरियड रहता है। कूका विद्रोह का दमन जो होता है, देखो अभी आपने क्या देखा कि जो कूका विद्रोह यहाँ हुआ पंजाब में, वह मेयो के काल से शुरू हुआ। लेकिन इस कूका विद्रोह का दमन अगर आपसे पूछ ले, तो इस कूका विद्रोह का दमन मेरे प्यारे साथियों, जो इसके बाद नॉर्थब्रुक आएगा, उसके शासनकाल के दौरान इसका दमन होगा। दूसरी चीज, 1872 में जो ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित किया गया, यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में ही पारित किया गया था। फिर तीसरी बात देखिएगा, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, जिसमें नॉर्थ ब्रुक द्वारा 10,000 रुपए दान दिए गए। याद रखिएगा, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बाद में चल करके बन जाती है, इसी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी इसी नॉर्थ ब्रुक के समय में होगा, ध्यान रखिएगा। स्वेज नहर खुलने से भारत ब्रिटेन व्यापार में बढ़ोतरी होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो बस एक ही चीज याद रखिएगा, एंग्लो ओरिएंटल और कूका विद्रोह का दमन, यह नॉर्थ ब्रुक के समय में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब आ जाता है मेरे प्यारे भाई लॉर्ड लीटन, 1876 से 80, 4 वर्ष का इसका शासनकाल है। और लॉर्ड लीटन को आपने हमेशा पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि लॉर्ड लीटन को हमेशा हम लोग कहते हैं कि यह एक बड़ा निरंकुश वायसराय था। इसने बहुत कुछ हमारे अहित के लिए काम किया था। ठीक ना, हमेशा यह आप देखे होंगे किताबों में, या आप जब पढ़ रहे हैं या आप टीचर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यह हमेशा बदनाम रहता है। आओ लॉर्ड लिटन को देखते हैं भाई, क्यों ये बदनाम रहता है, क्या होता है। देखना, टाइम पीरियड इसका जरूर याद रखना, 1876 से 80 है, 4 वर्ष का रहेगा। यह एक कवि, उपन्यासकार एवं लेखक भी रहता है। साहित्य जगत में ओवन मैरिडिथ के नाम से यह प्रसिद्ध था। आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जो साहित्य जगत में ओवन मैरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था, तो आप कहिएगा अरे वही जो आपका एक निरंकुश वायसराय था, कौन? लॉर्ड लिटन, जो भारतीयों के अहित के लिए ज्यादा नियम बनाया। वही लिटन को हम लोग साहित्य के क्षेत्र में ओवन मैरिडिथ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा उपन्यासकार, एक अच्छा कवि, एक अच्छा लेखक था। ऐसे भी आरओ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखिए, स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, जो अकाल आयोग बनाया गया स्ट्रेची की अध्यक्षता में, सर स्ट्रेची की अध्यक्षता में, यह इसी लॉर्ड लीटन के समय में ही बनाया गया। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, अब आप कहेंगे कि सर अकाल आयोग इसने बनाया, तो अच्छा तो काम किया। देखो, अकाल आयोग बना देने से मतलब होता है आप दिखा करके किसी को बना दिए आयोग, लेकिन आप उस पर सही तरीके से, सुचारू तरीके से काम जब नहीं करवा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है वह आयोग आपके किस काम का। लेकिन यह लापरवाही यही सब किया था। ठीक है ना, बना तो दिया लेकिन उस पर सही से ध्यान न देना। तो याद रखिएगा, स्ट्रेची जो अकाल आयोग का गठन हुआ, वह इसी लिटन के काल में गठित किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष बनाने की सलाह भी इसी के काल में दी जाएगी। अब आप यहाँ से कहोगे कि सर बड़ा अच्छा था, नहीं कहीं अच्छा था, बना देना और उसको करना दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इसी आपके कौन सा हम लोग देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जो हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं लॉर्ड लिटन, इसी के काल में क्या होता है, राज्य उपाधि अधिनियम 1876 ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया,
कैसरे हिंद की उपाधि के सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, किस वायसराय के काल में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? आप कहेंगे लॉर्ड लिटन के काल में। मतलब क्या देख रहे हो, यह अपने यहाँ की महारानी को बुला करके और उनको ही अलग अलग उपाधियों से सम्मानित करवा रहा है। केवल यहाँ पे एक बेवकूफ़ी कर रहा है, बना दे रहा है लोगों को कि हमें तो अकाल आयोग बना दिया, अकाल कोष बना दिया, लेकिन अकाल कोष में पैसा भी तो आना चाहिए भाई, कोष बनाने से क्या फायदा। ठीक है। अगला चीज, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को, याद रखना, इसी के काल में होता है। तो याद रखिएगा, आपसे 3 दिल्ली दरबार हुए थे। आपसे पूछ लेगा कि जो प्रथम दिल्ली दरबार हुआ वह किसके वायसराय के काल में हुए? लॉर्ड लिटन के काल में 1877 में। और जो तीसरा आप देखते होंगे दिल्ली दरबार, जो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आती हैं 1911 में, जिसमें आपने देखा होगा कि उसी 1911 में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया जाता है, और उसी 1911 में तय किया जाता है कि अब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होगी, जो कि 1912 में राजधानी स्थानांतरित होती है। तो 3 आपके यहाँ पे दिल्ली दरबार लगे थे भारत में, ध्यान रखिएगा। पहला दिल्ली दरबार इसी लिटन के काल में लगता है, और इसी के तहत महारानी को कैसरे हिंद की उपाधि भी दी जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू होता है, जो कि लिटन के समय में लागू होता है, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध के लिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, थोड़ा समझ लो, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जब प्रेस को पढ़ेंगे। इसमें क्या किया गया, लिटन ने ये कहा कि भाई तुम बहुत तानाशाही कर रहे हो, तुम लोग अपने मन मुताबिक बहुत सारी चीजें जो भारतीय है ये अपने समाचार पत्र में निकाल रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। इसने एक नियम लगा दिया कि मुंह बंद करने वाला यह कानून था, ठीक ना, मुंह बंद कर दिया। इसमें क्या कहा कि अब आप अपने भारतीय समाचार पत्र में जो भी चीज छापेंगे, जो भी कंटेंट छापेंगे, उस पर पहले हमसे अनुमति लेंगे। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अब ब्रिटिशर्स के विरोध में कोई चीज छाप नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस पर अनुमति देंगे ही नहीं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, याद रखिएगा, 1878 में इसी लिटन के काल में पारित होता है, जो कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाता है। अभी यही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बाद वाला जो वायसराय आएगा रिपन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भारत के लिए बहुत उदारवादी वायसराय था, एकमात्र उदारवादी वायसराय था जिसने कुछ अच्छा काम किया, रिपन ने, वही इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा देगा। ठीक ना, कि भाई आप भी स्वतंत्र हैं, आप अपने समाचार पत्र में भारतीय भाषा में जो चीजें लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, यह एक इंपॉर्टेंट पहलू था कि किसने लगा इसको, रोका और एक्ट लगाया, और किसने हटाया, दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1878। याद रखिएगा, बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना और उसका व्यापार दंडनीय होगा, इसी के काल में हुआ। एक इंपॉर्टेंट काम इस लिटन के काल में हुआ कि सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई। कल हम लोगों ने देखा भी था कि आपसे पूछ लेगा कि सिविल सेवा जो आईसीएस में बैठने की उम्र को 21 वर्ष से 19 वर्ष किस वायसराय के काल के दौरान किया गया, तो आप कहिएगा यही लिटन के दौरान किया गया, ध्यान रखिएगा। और इसी के बीच में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी हुआ था, इसी लिटन के काल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं भाई, रिपन आ जाता है। अभी आपने देखा 76 से 80 तक आपका लिटन रहता है, लिटन के क्या कुछ प्रमुख उसके टाइम पीरियड के काम होते हैं। अब रिपन आ जाएगा 1880 से 84, यह भी 4 वर्षों के लिए आ जाएगा। अब ये रिपन में क्या क्या होता है ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि सबसे लोकप्रिय वायसराय ये बनेगा। दूसरी चीज, रिपन की एक पुस्तक है जिसका नाम है द ड्यूटीज ऑफ एज। याद रखिएगा, उदारवादी था, इस नाते इसकी पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, द ड्यूटीज ऑफ एज इसकी एक पुस्तक थी। द ड्यूटीज ऑफ एज इसकी पुस्तक का नाम था। रिपन की एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था क्या, द ड्यूटीज ऑफ एज। ये ध्यान में रखना है इसकी पुस्तक का नाम। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको माना जाता है। जो आज आप पंचायत की बात करते हैं, इस स्थानीय स्वशासन का जनक उस समय रिपन को ही माना गया। तो याद रखिएगा, इसका जनक कौन कहा जाता है, यही लॉर्ड रिपन कहा जाता है। और इसी के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आई थी, और इसी के समय में प्रथम नियमित जनगणना 1881 से होना शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में रिपन के ही काल में आती है। लेकिन इस फैक्ट्री अधिनियम में 7 से, इसमें क्या किया जाता है, एक बात ध्यान रखिएगा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, 9 घंटे प्रतिदिन काम करना है, 9 घंटे
प्रतिदिन काम करना है, प्रतिदिन काम, और महीने में 4 छुट्टी, महीने में 4 छुट्टी मिलेगी। ठीक ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां देख लीजिएगा। और इसमें एक प्रावधान और क्या किया गया, कहा गया कि जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। ये जो 1881 ईस्वी में जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया, इसमें ये कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रियों में नहीं लगाना है, और जो 7 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे हैं उनको लगाइए, तो आप 9 घंटे उनसे काम लीजिए, उससे ज्यादा नहीं, और महीने में उनको 4 छुट्टियां दीजिए। अब भाई हो गया बाकी और लेबरों में विवाद कि भाई इसमें महिलाओं को क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो अभी दूसरी फैक्ट्री अधिनियम आएगी जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि महिलाएं लगी कहने कि भाई हम भी तो संवेदनशील वर्ग में आते हैं, हमारे लिए भी तो कुछ कानून निकालो। तो याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में इसी रिपन के काल में आएगा। और प्रथम नियमित जनगणना, जो अभी मैंने आपको बताया था कि पहली जनगणना 1872 में जो मेयो तो करवा दिया, लेकिन नियमित रूप से कंटिन्यूअसली आपके प्रति 10 वर्ष पे अब जनगणना होगी ही होगी, यह इस रिपन के काल 1881 से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां देख लो टेनेंसी एक्ट क्या था। टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी बंगाल में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ, जिसे बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बंगाल की जो टेनेंसी एक्ट थी वो किसके काल में हुए पारित, आप कहिएगा रिपन के काल में, पंजाब में, और अवध में नार्थब्रुक के कॉल में, भी आपने पीछे देखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा यह एक काश्तकारी अधिनियम था, उसको टेनेंसी एक्ट बोलते हैं। अब देखना, रिपन के ही काल में लगातार हो रहे किसानों विद्रोहों के कारण यह एक्ट लाया गया था, बंगाल टेनेंसी एक्ट। इसके अंतर्गत जमींदार अपनी इच्छा अनुसार किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे। मतलब देख रहे हो आप, जमींदारों पे ही यह एक तरीके से कसाई कर रहा है। 1887 ईस्वी में पंजाब में भी टेनेंसी एक्ट पारित कर दिया गया। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में यह एक्ट पारित कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, टेनेंसी एक्ट क्या था, इसमें जमींदारों के ऊपर ही अंकुश लगाया गया था। ठीक है, अगला चीज देखिएगा, 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर देता है। कौन, यही जो आपका लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया होता है, शुरुआत करता है, उसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में रिपन क्या कर देता है, समाप्त कर देगा। हंटर कमीशन की नियुक्ति करेगा। हंटर कमीशन किस चीज से संबंध रखता है, प्राथमिक शिक्षा पर बल से संबंधित हंटर कमीशन था, याद रखिएगा। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के काल में हुई, आप कहिएगा कि रिपन के काल में। आपसे पूछेगा हंटर कमिटी का संबंध या हंटर समिति का संबंध किससे है, आप कहिएगा प्राथमिक शिक्षा पर बल देने से संबंध रखता है हंटर कमेटी। ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना है, देखो हर एंगल से तोड़ तोड़ करके पढ़ना। अब देखो इसी के टाइम पीरियड में एक और इंपॉर्टेंट पहलू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों से संबंधित जो मामले की सुनवाई करना था उसके खिलाफ यहाँ पे अब हो जाएगा विवाद। क्या होता है यहाँ इल्बर्ट बिल विवाद, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बट यहाँ देख लो। इल्बर्ट बिल विवाद में क्या होता है कि ये कह दिया गया रिपन के द्वारा कि अब जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो यूरोपीय लोगों पे भी सुनवाई कर सकते हैं। अब यूरोपियों को यह बात बड़ी बुरी लगी कि अरे भाई, जो हम जहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाए हैं, जिनके ऊपर हम राज कर रहे हैं, अब वही हमारे ऊपर सुनवाई करेंगे। इसी चीज को लेकर के इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, न्यायाधीशों को लेकर के। तो याद रखिएगा, यह भी रिपन के ही काल में होगा। और अकाल संहिता की स्थापना, जिसको अकाल कोड कहते हैं, भी किसके समय में हुई, इसी रिपन के काल में हुई थी। नगरों में नगर पालिका का गठन, अभी आपने देखा कि स्थानीय स्वशासन का जनक इसी रिपन को जब माना जाता है, तो जो नगरों में नगर पालिका का गठन होगा वह भी इसी के काल में होगा। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण ही 1884 में यह क्या कर देता है, त्यागपत्र दे देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से घुमा करके कि ऐसा कौन सा वायसराय था जो इल्बर्ट बिल के विवादों के कारण अपने त्यागपत्र को दे दिया, आप कहिएगा लॉर्ड रिपन था। ठीक ना, क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको हर एंगल से घुमा करके पढ़ना है। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब देखना, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि फ्लोरेंस नाइटेंगल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी और उसके शासन को स्वर्ण युग का प्रारंभ कहा।
यह आपसे यहाँ पे एक कोटेशन पूछा जा सकता है कि भाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी या उसके शासन को स्वर्ण युग का काल कहा। आप कहिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह बात कही, किसके लिए? रिपन के लिए कही थी। और याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने भी एक बात कही थी इसके बारे में 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कि रिपन भारत का सबसे प्रसिद्ध वायसराय था। ठीक ना? तो यह कुछ इतना काम किया इसने भारत के लिए, और इतने पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं भाई लॉर्ड डफरिन, और इनका काल होगा 1884 से 88। यह भी 4 वर्ष के लिए आएंगे। और याद रखिएगा इन्हीं के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होगी जो 1885 में होगी। वह कौन उस समय वायसराय था? तो ये डफरिन रहेगा। ठीक है, तो देखो 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट भी इसके समय में लागू हुआ। 1885 में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड स्थापित किया गया। ये आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि लेडी डफरिन आ लेडी दे दिया है, तो डफरिन से आप पकड़ सकते हैं। याद रखिएगा तृतीय बर्मा युद्ध भी इसी के काल में हुआ। और कांग्रेस की स्थापना जो आप पढ़ते हैं कि 1885 में हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यही एक इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। आपसे पूछा जा सकता है, आप कहना डफरिन के काल में इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक ना? ये ध्यान रखना। आपसे अगर पूछ ले कि पंजाब टेनेंसी एक्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो आप देखते हो इसकी स्थापना, तो आप कहिएगा कि इसी जो आपके कौन सा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा कि जो आपका यहाँ पे डफरिन है इसी के काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और पंजाब टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया था। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इतने थे। लैंसडाउन के बारे में देख लीजिए भाई, 1888 से 94 तक रहता है। इसके काल में डूरंड लाइन खींची गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जो डूरंड लाइन है, यह डूरंड लाइन इसी लैंसडाउन के समय में खींची गई थी। एक इंपॉर्टेंट पहलू है, याद रखिएगा इसको। दूसरी चीज, द्वितीय इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इसके समय में आया, जिसमें क्या था, भारत में निर्वाचन सिद्धांतों की शुरुआत की गई। दूसरी चीज देखिएगा, जो अभी आपने देखा कि द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1881 में रिपन के समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आपने देखा था, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि 7 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को 9 घंटे प्रतिदिन काम होगा, महीने में 4 दिन छुट्टी होगी, और 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। और वहां महिलाओं ने विवाद किया, उसी के लिए द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आएगा, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 11 घंटे से अधिक काम व बच्चों के लिए 7 घंटे से अधिक काम पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि द्वितीय कारखाना अधिनियम या द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम जो था वह किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लैंसडाउन, और प्रथम वाला रिपन के काल में होता है। ठीक है ना? तो देखो अब चीजों को समझे रहोगे, पीछे से कड़ी को जोड़े रहोगे, तो आपको फैक्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक ना? अब याद रखना, स्वाभाविक सी बात है, अभी आपने देखा कि रिपन ने जब फैक्ट्री अधिनियम पहली वाली आई थी 1881 में, तो उसमें सप्ताह में महीने में 4 दिन की छुट्टी की भी बात किया था। तो यही लैंस डाउन उसको और आसान करके, जो आज आप रविवार की छुट्टी देखते हो सरकारी होती है, यह 1890 से इसी के समय से प्रारंभ हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जो रविवार की छुट्टी प्रारंभ हुई यह किस वर्ष से हुई? तो 1890 से हुई। और किस वायसराय के काल से हुआ? तो लॉर्ड लैंसडाउन के काल से इसको लागू किया गया कि अब प्रति सप्ताह में रविवार को क्या होगी? एक गस्टेड छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अब देखना, इसी के समय में फिर क्या होगा कि प्रिंस ऑफ वेल्स का दूसरी बार भारत आगमन होगा। मणिपुर विद्रोह 1891 में इसी लॉर्ड लैंसडाउन के ही समय में होगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अभी आपने एल्गिन प्रथम को पहले देखा, अब एल्गिन द्वितीय 94 से 99 तक आएगा। और इसके समय में क्या क्या हुआ थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे 1897 में सीमांत विद्रोह था, वो हुआ था। इसने घोषणा क्या किया कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और तलवार के बल पर इसे अपने अधीन रखेंगे। याद रखिएगा, आपसे एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि भाई किसने कहा था कि हमने भारत को तलवार के बल पे जीता है और इसको तलवार के अधीन ही रखेंगे? तो एल्गिन द्वितीय ये बात बोलता है। और इसी के समय में क्या होगा? सीमांत विद्रोह फैलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, जो इस एल्गिन द्वितीय के समय में जो विवेकानंद द्वारा जो बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाएगी,
वह उस समय आपका एल्गिन द्वितीय वायसराय रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो एल्गिन द्वितीय था, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाता है करजन। करजन को ऐसा माना जाता है कि यह सबसे ऐसा, मतलब करजन जो है यह एक ऐसा वायसराय था जिसको एक लास्ट विस्तारक के रूप में देखा जाता है। मतलब इसने जो भी चीजें ब्रिटिशर्स ने किए उनका एक लास्ट विस्तारक यही करजन माना जाता है। आइए देख लेते हैं इसके समय में। आप देखेंगे अभी रेलवे में भी सुधार होगा, डाक तार में भी सुधार होगा, पुलिस में भी सुधार होगा, हर जगह सुधार होगा। अभी देखिएगा, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन करेगा ये करजन। दूसरी चीज क्या करेगा, 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग बनाएगा। दूसरी चीज क्या करेगा, 1902 में एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन करेगा। और 1902 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना करेगा। और 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाएगा। मतलब अभी मैंने क्या कहा कि डलहौजी तो भैया रेल का आप कह देते हैं कि जनक माना जाता है भारत में, लेकिन इस रेलवे का विस्तार कौन कराएगा, यही करजन कराएगा। सिंचाई का विस्तार कौन कराएगा, यही करजन कहलाएगा। तो याद रखिएगा, एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन कब होता है, इसी करजन के टाइम पीरियड में होता है, 1899 से 1905 के बीच में। सिंचाई आयोग जो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में 1901 में गठित किया जाता है, यह भी इसी करजन के काल में होगा। जो आपका यहाँ पे पुलिस आयोग का गठन होता है जो कि 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में, यह भी इसी के काल में होगा, करजन के ही काल में। जो पुलिस विभाग में आप सीआईडी जो सीरियल आप देखते हैं बचपन में सभी लोगों ने देखा होगा, यह सीआईडी का जो गठन था यह भी इसी करजन के काल में 1902 में स्थापित किया गया। और सहकारी उधार समिति अधिनियम भी 1904 में इसी के काल में किया गया। अब ध्यान रखिएगा, यह लास्ट विस्तारक ब्रिटिशर्स का माना जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आपको करना है। कृषि विभाग की स्थापना यहीं पे की जाती है इसी करजन के काल में। ध्यान रखिएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में इसी करजन के समय में की जाती है। जो आपने देखा होगा कि जो प्राचीन पुरातत्व विभाग क्या करता है, प्राचीन स्मारक का संरक्षण करता है। सर जॉन मार्शल जो महानिदेशक बनाए गए थे, ये सब इसी के अंतर्गत बनाए जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो 1904 में ये संरक्षण अधिनियम भी बनवाएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। दूसरी चीज, देसी राजकुमारों के सैनिकों के लिए इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना भी यही करजन करवाएगा। और 1904 में यंग हस्बैंड का अभियान तिब्बत के लहासा में शुरू करवाता है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, 1902 में यही करजन, थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित करवाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है लाइन। पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना करवाएगा ताकि वो कृषि से रिलेटेड शोध कर सके, नए नए रिसर्च कर सके। तो पूसा में जो आज आप देखते हैं कृषि संस्थान है, यह करजन ने ही यहाँ पे स्थापना करवाया था। याद रखिएगा, भारत को स्वर्ण मानक के अंतर्गत शामिल किया गया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की भी स्थापना इसी के काल में की जाती है, करजन के ही काल में। कृषि इंस्पेक्टर जो होते थे, जो अभी आप देख लेते हैं कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं, तो यह कृषि इंस्पेक्टरों की नियुक्ति भी इसी के काल से शुरू हुई। और याद रखिएगा, भारतीय लोक सेवा मंडल का भी गठन इसके काल से शुरू हुआ था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको करजन के बारे में जाननी थी। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट है कि रेलवे बोर्ड का गठन और अध्यक्ष थॉमस रॉबर्टसन को बनाया गया। मतलब कि रेल का तो अब तक आविष्कार हो चुका था 1853 में ही, लेकिन इस करजन के काल में क्या किया गया कि रेलवे बोर्ड का गठन किया गया जो कि थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। और रेलवे बोर्ड बना करके रेलवे के कार्यभार को उसके तहत सौंप दिया गया कि अब आप इसको अपने तरीके से चलाइए। 1903 में इसी करजन के काल में दिल्ली दरबार एडवर्ड सप्तम को भारत का सम्राट घोषित किया गया। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसको आप बोलते हो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई। और इसके पहले महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करजन को थोड़ा सा आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे महत्वपूर्ण ब्रिटिशर्स के जो कार्य किए गए थे वायसराय के द्वारा, उसको विस्तार का एक तरीके से यहाँ पे नीति का अनुसरण किया गया इसी करजन के समय में, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है मेरे प्यारे भाई लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से 1910 तक आपके भारत का क्या रहेगा, वायसराय रहेगा। और याद रखिएगा, इसी के समय में आता है
1909 का मार्ले मिंटो सुधार। क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार, मत जिसमें आपने देखा था कि मिंटो भारत का वायसराय रहेगा और मार्ले क्या होगा? भारत का सचिव रहता है। अब इसके काल में क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक चीज वो आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। इसी के समय में क्या होगा? इसी के समय में आपका मार्ले मिंटो सुधार आएगा, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की बात होगी। और यह एक बहुत अहम योगदान माना जाता है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को भड़काने का। जो वर्तमान पाकिस्तान आप देख रहे हैं, यहाँ पे आज भी हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि अगर ये मार्ले मिंटो, सॉरी, जो यहाँ पे मिंटो दुती था, अगर इसने यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की भी बात नहीं की होती, तो यहाँ पे आज वर्तमान पाकिस्तान नहीं दिखता। क्योंकि इसने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाल दिया पृथक निर्वाचन की बात करके। दूसरी चीज, 1906 में आपने देखा था कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना की जाएगी वह भी इसी मिंटो दुती के ही कार्यकाल के दौरान की जाएगी। ये दो बात बस आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। हाँ, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि जो मदन लाल धींगरा थे द्वारा 1909 में कर्नल वायली को गोली मार करके हत्या की गई थी, जो कि इसी मिंटो द्वितीय के काल में। तो बस इतना ही जानिएगा। अब आओ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 16 का इनका कार्यकाल होता है। और इसी के समय में तीसरा आप देखेंगे तो ब्रिटेन का दरबार लगेगा, जिसमें जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी आएंगी। और इसी के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा। और इसी के समय में 1911 में ही क्या किया जाएगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कह दी जाएगी, जो कि 1912 में स्थानांतरित हो जाती है। यही बस इंपॉर्टेंट बात है। और याद रखिएगा एक चीज और, कि इसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे ही क्या होता है कि रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका गया था। ठीक ना? आपने देखा था किसी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पे रास बिहारी बोस क्या करते हैं? बम फेंकते हैं। बट यह बच जाता है, उसके फैमिली के कुछ मेंबर घायल हो जाते हैं। तो यह दो तीन पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत इसी के समय पे होगी, क्योंकि आपने टाइम पीरियड देखा है विश्व युद्ध का 1914 से 18 था। तो 1914 में यह रहता है, तो इसी के समय में प्रथम विश्व युद्ध की क्या होगी? शुरुआत भी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21 का टाइम पीरियड है इनका। इनके समय में क्या इंपॉर्टेंट है देख लो। दो होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई। देखना, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आपने देखा कि होम रूल आंदोलन किए गए सबसे पहले तिलक के द्वारा किए गए, जो कि लगभग मई मई 1916 में किया गया। और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में शुरुआत किया। तो ये जो दो होम रूल लीग की स्थापना हुई उस समय, एक महत्वपूर्ण उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। याद रखिएगा। 1916 का जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें आपने देखा था कि अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी जब 1915 में भारत आए तो लखनऊ पहुंचे थे भाग लेने। यहीं गांधी जी को राजकुमार शुक्ला मिल जाते हैं। और इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? मुस्लिम लीग जो 1906 में अभी गठित होती है, और जो मिंटो द्वितीय के समय में, और जो कांग्रेस में नरम दल और गरम दल में फूट पड़ी होती है 1907 के सूरत अधिवेशन में, इन तीनों का मिलन होता है। ये सारे काम होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि लखनऊ अधिवेशन, तो टाइम पीरियड बस एक क्रोनोलॉजिकल आपको तैयार करना है, रटना नहीं है। तो चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय। जब गांधी जी भारत वापस आए तो कौन सा वायसराय था? तो आप कहिएगा चेम्सफोर्ड था। ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल फेडरेशन नामक संस्था की स्थापना भी इसी चेम्सफोर्ड के ही शासन वायसराय के शासनकाल के दौरान किया गया था। एसपी सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवर्नर बनाया गया। इनको बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया इसी चेम्सफोर्ड के काल में। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा 1917 में इसी के द्वारा किया गया। रॉलेट एक्ट पारित जो किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सब 1919 में ही हुआ है। क्योंकि देखो, रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून बोला गया 1919 में। उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि आपने देखा था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया जाता है। उसी के छुड़ाने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। और इसी 1919 में हत्याकांड के बाद से आपका खिलाफत आंदोलन होता है। तो इसमें भी कई बार क्रोनोलॉजिकल टर्म्स दे दिया है कि लगाइए। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत होता है। याद रखिए, बस कुछ मंथ्स का बस अंतर रहता है। तो ये सब के सब चेम्सफोर्ड के काल में होते हैं, ध्यान रखिएगा।
खिलाफत और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत गांधी जी करते हैं खिलाफत 1919 में, और उसी में जब वह मिलती है तो हिंदू मुस्लिमों को लेकर के 1 अगस्त 1920 को जब यह असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं, एक अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत करते हैं पहले, तो याद रखिएगा यह भी चैम्सफोर्ड के ही काल के दौरान होता है। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में की स्थापना चैम्सफोर्ड के ही शासनकाल में होती है, ध्यान रखिएगा। यह इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान रखने थे। अब देखो लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक इसका काल है। यह एकमात्र यहूदी गवर्नर जनरल था। यह आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एकमात्र यहूदी वायसराय ऐसा कौन था जो वायसराय के पद पे बैठा था, आप कहिएगा लॉर्ड रीडिंग। यह यहूदी था जो कि ब्रिटेन में जाकर के नागरिकता ले चुका था, बस चुका था, इस वजह से यह मूल तो इसका यहूदी वाला ही था, ध्यान रखिएगा। केरल में जो मोपला विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1921 में हुआ, इसी लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ। और याद रखिएगा 1923 में आपको मैंने कल ही जब पढ़ाया था कि 1853 से ही सिविल सेवा की परीक्षा, आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, बट भारतीयों को 1861 के अधिनियम के तहत इसमें हिस्सा मिला। और आपने देखा 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले आईसीएस अधिकारी बने। तो 1923 में जब भारत में अब इस सिविल सेवा की परीक्षा होने लगी और भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित की जाने लगी, तो उस समय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, आपको कैसे ही पूछे 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि कई लोगों ने मिलकर के लखनऊ एट डाउन पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया जाता है एचआरए के संगठन के द्वारा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। तो याद रखिएगा एक काकोरी कांड भी इसी लॉर्ड रीडिंग जो एकमात्र यहूदी वायसराय था इसी के काल में होता है। जो गांधी जी ने, अभी आपने क्या देखा था कि गांधी जी जब असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन है, चैम्सफोर्ड है। लेकिन जब यही असहयोग आंदोलन ठीक दूसरे वर्ष 4 फरवरी, याद रखिएगा 5 फरवरी नहीं, 4 फरवरी आपको इंपॉर्टेंट डेट है, आपका लोक सेवा आयोग हमेशा 4 फरवरी मानता है। 4 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड के कारण जो आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया, उस समय कौन वायसराय था अगर आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा लॉर्ड रीडिंग था। कौन था, लॉर्ड कौन था, यहीं पे रीडिंग था। लेकिन जब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ उस समय चैम्सफोर्ड था। तो ऐसे आपको क्रोनोलॉजिकल टर्म्स पढ़ लेना है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो 1923 में भी लॉर्ड रीडिंग ही क्या था, यहाँ पे वायसराय था। स्वराज पार्टी की स्थापना इसीलिए हुई क्योंकि 1922 के गया कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे चित्तरंजन दास करके आए थे। अब जब उन्होंने देखा कि 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड हो जाने के कारणवश गांधी जी स्थगित कर दिए, तो पूरे देश में सन्नाटा फैल गया था। तब इसी 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के चित्तरंजन दास क्या करते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ताकि धीरे धीरे क्या हो कि हम कुछ आंदोलन चलाते रहें। और कांग्रेस के परिषद में भाग लेने के लिए भी इसका एक प्रमुख कार्य था कि हम कांग्रेस के परिषद में भी भाग लें, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट को रद्द किसके समय में किया गया, जो बिना वकील बिना अपील कानून था, तो यह रीडिंग के समय में किया गया। लागू किसके समय में किया गया था, तो चैम्सफोर्ड के समय में। अब आ जाओ भाई, देख लेते हैं 1926 से 31 इरविन के बारे में। इरविन के समय में क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे, क्योंकि देखो अब जो हम लोग वायसराय पढ़ रहे हैं यहाँ से क्रोनोलॉजिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो डेट से पूछ लेंगे या तो वायसराय से पूछ लेंगे। तो याद रखना इसी इरविन के समय में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 18 नवंबर 1927 को। याद रखना इस बार आपके आरोप के पेपर जो हुआ था, जो रद्द किया गया, उसमें पूछा भी था कि साइमन कमीशन भारत कितनी बार आया, तो 2 बार आया था। एक बार 18 नवंबर 1927 को जब ये गठित हो गया तो 28 में आया और 29 में आया, तो 2 बार आया था। ध्यान रखना साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के समय में हुई है। और जो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी करते हैं, यह भी इस इरविन के समय में ही होगा। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन होगा 1930 में, वह भी इसी इरविन के समय में ही होगा, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। और याद रखना 1930 में जो उद्घाटन हुआ वह इसी इरविन के समय में हुआ। और इसी 1930 में जब गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, तो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से क्या गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, दूसरे वाले में भाग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे इनका अंबेडकर जी से विवाद हो जाता है
अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचक मंडल की बात पे लेकर के, और गांधी जी गुस्सा के चले आते हैं। और फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, और फिर इसी 1932 में पूना पैक्ट होगा, जिसमें गांधी जी और अंबेडकर के बीच सुलह होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 हुए थे। किसमें कांग्रेस ने भाग लिया, तो दूसरे वाले में। तीनों में किसने भाग लिया, तो अंबेडकर ने। आपसे पूछेगा गांधी जी किस जहाज से गए थे ब्रिटेन, तो आप कहिएगा राजपूताना जहाज से गए थे। तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल टर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक ना। अब देखो 1929 का जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होगा, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह लाहौर अधिवेशन किसके काल में हुआ था, तो आप कहिएगा मेरे प्यारे साथियों कि इसी लॉर्ड इरविन वायसराय के काल में यह यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। शारदा एक्ट जो 1929 में पारित किया गया, वह भी इसी के समय में पारित किया जाता है, इरविन के समय में। यह शारदा एक्ट 1929 था क्या? इसमें विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। यही था शारदा अधिनियम। अधिकतर बच्चे जब एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो वहां पे शिक्षा से रिलेटेड मार देते हैं, नहीं। शारदा अधिनियम जो एक्ट था, यह इरविन के समय में 1929 में पारित किया गया। इसमें विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई थी। याद रखिएगा, इसी इरविन के समय में हॉर्टेक कमीशन का गठन 1929 में किया गया, और इस हॉर्टेक कमीशन का संबंध किससे है? शिक्षा में सुधार से संबंध है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं, एक बटलर आयोग। कई बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे की क्लास में हम लोग इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम गवर्नर जनरलों की सूची पढ़ रहे हैं, तो वहां पे हम देख ले रहे हैं। देखना, बटलर आयोग कई बार पूछा गया है। यह 1927 में इसी इरविन के शासनकाल में आया। याद रखिएगा, यहां पूछ लेता है कि बटलर आयोग का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारा जाए, इसलिए बटलर आयोग बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंध अच्छे हों या संबंध उनकी और कैसी होनी चाहिए, इसलिए इस बटलर आयोग को गठन किया गया था 1927 में। यह आपको यहाँ पे जानना है। तो अगला देखिएगा, इसी इरविन के समय में जो मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे, वह याद रखिएगा वह भी इसी के काल में करेंगे। फिर आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1928 में कृषि से संबंधित जो रॉयल कमीशन का गठन होगा, वह भी इसी इरविन के ही काल में होगा। और 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना भी इसी इरविन के काल में होगी। तो यह हम आपको इंपॉर्टेंट पहलू सारे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पैरेलल क्वेश्चन पूछ लिया तो आप पूरी हिस्ट्री पढ़ करके यहाँ से जवाब नहीं दे सकते हो, इसलिए एक जगह इनको रिवीजन कर लेना। बाकी हम आगे की तरफ सारी चीजों को डीप में पढ़ेंगे कि बटलर कमेटी और क्या थी, कौन कौन उसमें थे। अभी बस आप इतना जान लो कि बटलर कमेटी के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप कहना इरविन था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का स्टार्ट के समय कौन था, तो इरविन था, ठीक है। चलो अब लॉर्ड विलिंगटन आ जाएगा। तो अब इसके समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा 1930 में इरविन था, 1931 में विलिंगटन हो गया। सविना अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, वो विलिंगटन के समय में होगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस नहीं थी 1932 में, वह भी विलिंगटन के ही काल में होगा, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा भी विलिंगटन के काल में होगा। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो हुआ, वह भी विलिंगटन के काल में होगा। अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ, यह भी विलिंगटन के काल में होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जो होती है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, यह भी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी विलिंगटन के ही कार्यकाल के दौरान होगा। जॉर्ज पंचम जो आया था, अभी आपने देखा 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में, उसी जॉर्ज पंचम का निधन और एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण हुआ था इसी विलिंगटन के समय में। और 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होगा, वह भी इसी विलिंगटन के समय में होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं, इनको देख लेना है। लॉर्ड लिनलिथगो को देख लीजिएगा, 1936 से 43 का टाइम पीरियड होता है लिनलिथगो। इसके समय में याद रखिएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था किस वायसराय काल में, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, पहली बार किसी गांव में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लिनलिथगो के ही काल में। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का भी गठन किया गया।
अभी निम्नलिखितों के काल में आपको मैं बताऊंगा आगे की तरफ चल करके कि किस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस करते हैं, क्या रीजन रहता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा सब, आगे हम लोग पढ़ेंगे। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया, वह भी इन निम्नलिखितों के ही काल में। चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, वह भी इस निम्नलिखितों वायसराय के समय में ही बने थे। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया संवैधानिक सुधारों की बात को लेकर के, याद रखिएगा यह भी लिथुओं के काल में। बस क्रिप्स मिशन सफल हो गया होता, लेकिन क्रिप्स मिशन ने कहा कि हम संविधान तो बनवाएंगे, लेकिन हम आपको स्वतंत्र भी कर देंगे, लेकिन आपका भारत का रक्षा विभाग ब्रिटिशर्स के पास होगा। इसी बात पे यह असफल हो जाता है। फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव भी जो होगा यह लिथुओं के समय में होगा। सिंगापुर में जो आजाद हिंद फौज का गठन 1943 में होगा, यह भी इसी लॉर्ड लिथुओं के समय में होगा। फिर आप देखेंगे 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव आएगा, यह भी निम्नलिखितों के ही काल में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 1943 में बंगाल में जो भयंकर अकाल आई, वह भी इसी निम्नलिखितों के काल में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, सारी लाइन को देखना है। अब लॉर्ड वेवेल आएगा 1943 से 47 तक। 1944 में राजगोपालचारी द्वारा सीआर फार्मूला की जब घोषणा की गई, उस समय वेवेल कौन था? भारत का वायसराय था। 14 जून 1945 को वेवेल योजना शिमला सम्मेलन की घोषणा की गई। ठीक है, 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति जब हुई, तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, प्रधानमंत्री इटली द्वारा कैबिनेट मिशन की जो घोषणा की गई, कैबिनेट मिशन 1946 में आया, इस कैबिनेट मिशन की घोषणा के समय भी आपका वायसराय वेवेल था। अंतरिम सरकार के गठन के समय में भी आपका वायसराय कौन था? वेवेल था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जब मनाएगा, उस समय भी वायसराय आपका वेवेल था। शिक्षा सुधार के लिए सार्जेंट योजना, याद रखिएगा सार्जेंट योजना का संबंध किससे था? शिक्षा सुधार से था। और याद रखिएगा यह उस समय भी वेवेल ही वायसराय था। 1946 ईस्वी में नौसैनिक विद्रोह जब हुआ, तब भी वेवेल ही था। और याद रखिएगा 20 फरवरी 1947 को इटली द्वारा 1948 तक भारत को शक्ति हस्तांतरित किए जाने की जो घोषणा की गई, उस समय भी लिनलिथगो ही कौन था? सॉरी, वेवेल ही क्या था? भारत का वायसराय था। अब आएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1947-48 एक वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा इन्हीं के समय में होती है, माउंटबेटन के समय में। जुलाई 1947 में भारत स्वाधीनता एक्ट पारित किया गया इन्हीं के समय में। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान राष्ट्र की अलग बना दिया गया, और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। दो चीजें कब के काल में की गई? तो माउंटबेटन के काल में की गई। बंगाल विभाजन, पंजाब विभाजन के आयोग गठित किए गए। और याद रखिएगा सर रेडक्लिफ के अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा का निर्धारण किया गया। शिक्षा के लिए राधा कृष्णन आयोग बनाया गया इसी माउंटबेटन के काल में। तो अभी तक देखो मेरे प्यारे साथियों, लगभग हम लोगों ने 3 छोटे छोटे क्लास में आधे आधे घंटे के 2 क्लास पहले के अपलोड हैं, और आज की लगभग 1 डेढ़ घंटे की क्लास में आपने पूरे महत्वपूर्ण बंगाल के गवर्नर से लेकर के लास्ट माउंटबेटन तक आपने देखा कि जो भारत का लास्ट वायसराय बना, यहां तक जो भी बीच के इंपॉर्टेंट पहलू थे सबके काल में, वो हमने एक जगह देख लिया समग्र रूप से। बस इसको आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना करके और उसको बार बार रिवीजन करना है। यहीं पे अब ये खत्म होता है। अब हम लोग कल शुरू करेंगे आर्थिक प्रभाव और 1857 की विद्रोह, और अब देखेंगे कि 4-5 क्लास में आपकी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मैं खत्म करा दूंगा, क्योंकि अभी तक जो था यही तक बोझ था, अब सब आपका जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है एक बार प्यार स्नेह जरूर दीजिएगा, आगे की तरफ जरूर शेयर करिएगा, एक बार स्टेटस आप लोग जरूर लगाइएगा। मेरे लिए बस आप लोगों से यही विनम्र निवेदन है। कैसा लगा आप सभी लोगों को एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो एक बार और राय दीजिएगा। बाकी मैं घटना चक्र की भी क्लास आप सभी लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन जो दिल्ली में मुखर्जी नगर नेहरू विहार में आ सकते हैं, यहाँ पे रहते हैं, वो आकर के विजुअल आईएएस में कांटेक्ट करके यहाँ पे आकर के बैठ के ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी सुविधा है। ठीक है, आप बस पढ़िए, आपका काम है पढ़ना, चाहे आप जैसे पढ़िए, आपका काम है पढ़ना, आपको बस पढ़ना है। ठीक है ना, हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम है चीजों को छांट के देना, आपका काम है बस पढ़ना, उसको रिवीजन करना और उसको भूलना नहीं, ताकि आप एग्जाम में सफल हो सके। आप सफल होंगे तो यह मैं मान के चलूंगा कि मैं भी जीवन में सफल हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कल फिर मिलते हैं शाम के समय 7 बजे, सेम टाइम सेम चैनल, ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू, सभी लोगों को नमस्ते।